Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome you all to my YouTube channel Education Leopard. So guys, if you have not subscribed it yet, please subscribe my channel and watch all the videos and share them with others also. So guys, today we are going to talk about Rain on the Roof. ये जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, ये हमें मिलेगी क्लास 9 इंग्लिश के बुक बी हाइव में। बी हाइव में ये पोएम है रेन ऑन द रूफ विच इज़ रिटन बाय कॉट्स कीने। कॉट्स कीने का जन्म 1826 में हुआ एंड इनकी डेथ हुई 1904 यानी 1904 में। He was a man who had a full life. During the 19th century, he was at various times a wistful and skillful poet, a politician, filling the role of a senator in the state of Ohio for 2 years. So, एक तरह से फुल लाइफ का यहाँ पे मतलब ये है कि उन्होंने वेरियस एक्टिविटीज़ की हैं, वेरियस प्रोफेशंस इनके रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे पोइट रहे हैं, बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं। एज अ सीनेटर स्टेट ऑफ ओहायो अमेरिका में, यूएस के अंदर ओहायो स्टेट के अंदर ये सीनेटर भी चुने गए थे एंड फॉर 2 years. एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ लॉयर इन सिंसिनाटी एंड अ जर्नलिस्ट on several publications and newspapers. He served in US Army during the American Civil War as a commissioned officer, achieving the rank of a lieutenant colonel in the appointment of paymaster. So आप देख सकते हैं कि इनके करियर, जो कोट्स किने का जो करियर है वो किस तरीके से रहा है। वो पोइट भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, एक लॉयर भी रहे हैं, फिर वो एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, फिर उन्होंने आर्मी में एज अ सोल्जर भी सर्व किया है। सो यू कैन सी द वेरिएशंस इन हिज करियर एंड जो भी हो, बहुत अच्छा करियर इनका रहा है। तभी पहली लाइन में मैंने आपको कहा था कि ही वॉज अ मैन हु हैड अ फुल लाइफ। So finally, he held several school teaching posts throughout all of this, though he made the time to write poetry and he had 2 collections published. The names are Cueca and other poems in 1855 1855 में इनकी जो पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन इनकी आई पोइट्री की, दैट वाज क्यूएका एंड अदर पोएम्स। जो दूसरी आई, इट वाज लिरिक्स ऑफ द आइडियल एंड द रियल। लिरिक्स ऑफ द आइडियल एंड रियल, दिस वाज द सेकेंड बुक विच वाज पब्लिश्ड इन 1888. One of his most poems written in 1849 was the Lilting. The name is Lilting and Haunting. The Rain on the Roof. Yes, जो पोम हम आज करने वाले हैं ये बहुत ही फेमस रही है। Lilting and Haunting मतलब क्या है? एट द सेम टाइम ये पोएम काफ़ी इंजॉयबल भी है, एट द सेम टाइम रेन इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि इट इज़ हॉन्टिंग टू सम एक्सटेंट ऑल्सो। अब वो हॉन्टिंग किस चीज़ की है, वो किसी भूत प्रेत से डरना है या किसी और चीज़ से डरना है, वो हम आगे देखेंगे इस पोएम को पढ़ने के बाद। इट कुड बी सेड दैट दिस पोएम एस्टैब्लिश द नेम ऑफ कोट्स किने एज अ पॉपुलर पोइट। सो इस पोएम को ये कहा जा सकता है कि यहाँ से उनके करियर को एज अ पोइट, मैं कहूँगा एज अ पोइट उनके करियर को बहुत बड़ी हाइक मिली थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएम. From the title of the poem, Rain on the Roof, we can easily make out that the poem is about the rain. The poet is telling us about the memories of rain he has. Okay, so he is telling about the memories. But अगर वो आज memories की बात कर रहे हैं, rain के साथ जुड़ी हुई memories की, तो ये कहाँ की हैं? उनके बचपन की. The sound of raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. Yes, उनका पास्ट। सो चलिए दोस्तों, अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं और मेरी गुजारिश है आपसे इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। पोएम बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। अपनी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आपको पहली बार में ही, एक बार पूरी वीडियो देखने से ये पहली बार में ही आपको समझ आ जाए। सो द स्टैंजा 1. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed
and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So this is stanza number 1, and here poet is saying that when the humid shadows hover मतलब जब काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड शेडो का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घने बादल दे आर रेफर टू डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर, मतलब डार्क क्लाउड जितने ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा काले बादल होते हैं, हमें आइडिया लग जाता है कि बारिश उतने ही ज़ोर से होने वाली है. सो ये कहते हैं कि जब मैं ये देखता हूँ, द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द स्काई इज फुल ऑफ दीज क्लाउड्स, दीज टाइप ऑफ क्लाउड्स विच आर मॉइस्चर लेडन, आर फुल ऑफ वाटर एंड आर अबाउट टू ब्रिंग रेन, व्हेन सच क्लाउड्स होवर अराउंड इन द स्काई, जब वो बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स यहाँ पे क्या कहा गया है, स्टारी स्फीयर्स रेफर टू द स्काई एट नाइट टाइम विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स. स्टारी स्फीयर का मतलब आप समझ गए होंगे कि आसमान रात के समय जब तारों से भरा होता है तो उसको कौन ढक देता है, किसकी चादर आ जाती है, इन बादलों की, ह्यूमिड शैडोज. सो एट दैट टाइम ह्यूज क्लाउड्स which are full of moisture, they move around in the sky and the sad darkness of the night is wiped off by the raindrops which seem like tears falling from the sky. तो कहते हैं जो ये नाइट है यानी कि अंधेरा, जो रात है, जो इसकी सैडनेस है, इस सैडनेस को वो कैसे दूर करता है, सैड डार्कनेस को कैसे दूर करते हैं, रेन ड्रॉप्स जब पड़ने लगते हैं, बारिश जब पड़ने लगती है तो वो पूरे आसमान में से, पूरे के पूरे आसमान में से जो ये सैड यानी कि दुखी होने वाली डार्कनेस है, जो नाइट है, जो नेगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है नाइट, सो सैड डार्कनेस को वो दूर कर देते हैं. द पोएट इज़ कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स, यानी कि आंसुओं के साथ उनको कंपेयर किया जा रहा है. एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड, इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ क्राइंग एंड द रेन ड्रॉप्स आर द टीयर्स शेड बाय इट. तो वो कहते हैं जो ये बादल हैं, ये डार्क स्काई है, विच सीम्स टू बी वेरी सैड. अब जब बादल आए, जो ये गहरे घने बादल आए, it appears to the reader, it appears to us that it is crying and the raindrops are the tears shed by it. जो ये रात है, जो घनी रात है, जो डार्क अंधेरा है, वो रो रहा है बादलों को देखकर, और उन बादलों में से फिर आंसू निकल के आते हैं इस काली रात के. He adds that it is like a blessing to lie on the bed in his room. वो कहता है ये एक तरह से वरदान है मेरे लिए, क्योंकि ऐसे मौसम में मैं आराम से अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ हूँ. सो कॉटेज चैम्बर मीन्स बेडरूम. जब वो कहता है ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, राइट. सो कॉटेज चैम्बर का मतलब यहाँ पे क्या है, बेडरूम. And listens to the sound made by raindrops falling on the roof. So ये जो बूंदें गिर रही हैं, ये क्या enjoyment उसको दे रही हैं, क्या pleasure उसको दे रही हैं, उसके बारे में अब पोएट हमें बताएंगे. Now let's move on to the second stanza. Here, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. The poet is expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the rooftop of his house. So वो क्या express कर रहा है, अब अपनी feelings को express कर रहे हैं वो. He says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart. यानी कि एक एक बूंद जो गिर रही है बारिश की, उसकी जो आवाज़ है वो उसके हार्ट, उसके दिल के अंदर पुरानी यादों को ताज़ा कर रही है. एक एको, ठीक है, एक गूंज पड़ रही है. Whenever he hears the rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart, and in his dreams he has many different fanciful imaginations. वो कहता है जैसे जैसे ये बूंदें गिर रही हैं ना रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर, जैसे जैसे ये बूंदों की आवाज़ आ रही है, बारिश तेज़ हो रही है, उनकी आवाज़ आ रही है, जैसे जैसे वो आवाज़ रिपीट होती जा रही है उसके दिल के अंदर, उसके हार्ट में जो ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो उसकी पुरानी यादें हैं, वो सारी
जागती जा रही हैं, फैंसीफुल इमेजिनेशंस। सो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव है ये। He adds that this sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. वो कहता है जो ये बूंदें गिर रही हैं ये काफ़ी नए नए ड्रीम्स, काफ़ी नए डिफरेंट ड्रीम्स, अलग अलग ड्रीम्स उसके दिमाग में पैदा कर रही है, उसके मन में पैदा कर रही है। ही रिकलेक्ट्स मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट। वो पास्ट की भी काफ़ी मेमोरीज को इकट्ठा करता है। जब वो बारिश गिर रही है एट द सेम टाइम वो नए डिफरेंट ड्रीम्स के अंदर भी है और अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में भी सोचता है। रिकलेक्ट्स मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट विच कम बैक इनटू हिज माइंड एज ड्रीम्स। और उसके दिमाग में वो एक सपने की तरह आती हैं। सो ही सेज दैट एज ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ he has many new dreams in his mind and the memories of past come back in the form of these dreams. So जितने भी वो ड्रीम्स उसके मन में आ रहे हैं, उस बेड के ऊपर लेटे हुए जितने भी ड्रीम्स उसके मन में आ रहे हैं, वो सारे ड्रीम्स कैसे हो रहे हैं, वो पास्ट मेमोरीज बना रही हैं। ओके, सो दिस इज ब्यूटिफुली रिटन ओवर हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टैंजा 3। Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now here in the third stanza, the poet introduces his mother, जो उसकी माँ की memories हैं. He says that he is dreaming of his mother, as he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past. It is the memory of his mother who is no longer alive. Now अब आप समझ रहे हैं जो haunting की बात हम starting में कर रहे थे वो क्या है, वो खो देने का डर, वो दोबारा जो मेमोरीज हैं पुरानी आ रही हैं। एंड हिज मदर इज़ नो लॉन्गर अलाइव, आज उसकी माँ ज़िंदा नहीं है। वो कहता है कि अगर मेरी माँ मेरे लिए ज़िंदा होते तो वो उसी तरीके से मुझे सुलाते जैसे आज बारिश की जो थपकियाँ मुझे पड़ रही हैं, मतलब बारिश के आने से जो मैं फील कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्वीट ड्रीम। In the past, she used to love him a lot. She used to consider him a darling, and she would let him sleep. She would let him sleep till daybreak and have sweet dreams. तो कहता है ये जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुझे याद दिला रही हैं मेरी माँ की। जब वो ज़िंदा थी, शी यूज़ टू लव हिम लॉट, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार किया करती थी मेरी माँ। शी यूज़ टू कंसिडर हिम अ डार्लिंग, मेरी माँ मुझे डार्लिंग कहकर बुलाया करती थी। शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। वो कहते हैं पूरा दिन बीत जाता था माँ की गोद के अंदर जब नींद आती थी और पता भी नहीं चलता था, और बहुत ही मीठे सपने, बहुत ही अच्छे सपने आया करते थे। The poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the songs made by the raindrops falling on the rooftop of his room. That means जो रेन ड्रॉप, जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था थर्ड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग में, अभी आपको मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से कि जो रेन है, रेन के जो आने वाली एक तरह से हवा के, रेन के साथ साथ जो ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है, जो ओरा वहाँ पे बनता है वो उसको किसकी याद दिलाता है, उसकी माँ की थपकियों की, जब वो उसको सुलाती थी और उसको सिर के ऊपर धीरे धीरे हाथ मारकर सुलाया करती थी और उसको स्वीट ड्रीम्स, बहुत अच्छे सपने आया करते थे। तो ये रेन उसको वही चीज़ दे रही है। द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट। जो ये रेन का जो साउंड है, यानी बारिश की जो आवाज़ है, धीमी धीमी आवाज़ जो उसके कानों में पड़ रही है, वो किसके साथ कोरिलेट करता है उसको, अपने पास्ट के साथ। और वो कह रहा है ही मेक्स him, the sound of rain makes him correlate his past with his present। वो अपने पास्ट को याद कर रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है कि माँ मुझे ऐसे ही सुलाया करती थी और आज बारिश भी मुझे ऐसे ही सुला रही है, और जिसके अंदर मैं बहुत ही फैंसीफुल ड्रीम्स देख रहा हूँ, फैंसीफुल इमेजिनेशन हो रही है मेरी, जैसी माँ की गोद में हुआ करती थी। दैट इज़ वाई the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room।
तभी तो वो इस आवाज़ से, जो साउंड ऑफ रेन है ना, इसी की आवाज़ से तभी तो वो इतना ज़्यादा खो गया इस यादों में। इन यादों के अंदर वो ऐसे ही खो गया जैसे कि उसकी माँ उसके पास हो। Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past and he is reminded of his mother. जैसे जैसे ये आवाज़ें, साउंड उसके कानों में आ रहा है, वैसे वैसे उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर उसकी माँ की याद और ज़्यादा ताज़ा होती जा रही है। तो दोस्तों, ये तो थी पोएम। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी यहाँ तक। अब हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, बिकॉज लिटरेरी डिवाइसेस के बिना तो लिटरेचर का कोई भी सेक्शन पूरा नहीं हो सकता। तो लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन दिस पोएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ABCB, द राइम स्कीम इज ABCBDEFE। सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस राइम स्कीम को, ABCBDEFE। So let's move on to the next literary devices. In stanza number 1 we have alliteration, the repetition of a consonant sound in two or more consecutive words, एक के बाद एक। जैसे humid hover, the h sound is repeating। starry spheres के अंदर स साउंड को रिपीट किया गया है। प्रेस पिलो के अंदर प साउंड को रिपीट किया गया है। लाई लिसनिंग के अंदर ल साउंड को रिपीट किया गया है। उसके बाद वी हैव अनदर literary device in stanza number 1, that is onomatopoeia. Onomatopoeia, the use of sound words to create a dramatic effect and auditory imagery. The use of sound words to create a dramatic effect and auditory imagery. That means कोई ऐसा word होता है जो word sound को represent करता है। जैसे शेर का होता है snarling, right? सो ऐसे ही यहाँ पे बारिश का साउंड में वो क्या क्या यूज़ कर रहा था, बार बार एक वर्ड था जो बार बार यूज़ कर रहा था, यस, पैटर। ओके, सो पैटर इज़ द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स। इट इज़ द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड onomatopoeia. Now we have personification, treating a non-living thing as a living being. Darkness has been personified when he says that it is sad, right? डार्कनेस को बोला गया कि इट इज़ सैड। अब सैड होना एक फीलिंग है, एक मूड है, राइट? और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग बीइंग्स हो सकते हैं, राइट? जैसे इंसान या जानवर जो लिविंग है वो हो सकते हैं सैड, लेकिन डार्कनेस ये कैसे हो सकती है सैड? तो उसको सैड बनाया गया है पोएट के द्वारा, दैट मीन्स पर्सोनिफाई किया गया। ओके, देन वी हैव ट्रांसफर्ड एपिथेट। Transferred epithet, the use of an adjective with a noun when it refers to another noun. Alright. For example, in melancholy darkness, the darkness is not melancholy, but it refers to the sad people. Right. So in stanza number 2, we have again alliteration, the repetition of a consonant sound in two or more consecutive words. That means busy being, जो बोलता है busy being, b sound is repeating over here. Their thread, th sound. Their thread, th sound is repeating. Rain roof, r sound is repeating. Then again we have onomatopoeia in stanza 2 as well. Right? The use of sound words to create a dramatic effect or auditory imagery. Then when he says tinkle, right? Tinkle is the जब rain drop गिरती है, पानी की बूंद गिरती है, टप, तो that becomes tinkle. Alright? Then we have patter. पैटर तो आएगा ही यहाँ पे, टिंकल एंड पैटर, टू वर्ड्स ओवर हियर विच शोज दैट onomatopoeia has been used. Now we have personification in stanza 2 also, treating a non-living thing as a living being. Recollection is personified when he says that they wave dreams. Recollection is personified, यानी कि recollection को, किसी चीज़ को इकट्ठे करने को बोला गया है यहाँ पे, wave dreams यानी कि सपनों को बुनता है कोई, राइट? ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पे दोबारा यूज हुआ है, द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद अ नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन। ड्रीमी फैंसीज, अब दोनों ही चीज़ें एडजेक्टिव्स हैं। इट डज नॉट मीन दैट द फैंसीज आर ड्रीमी बट रेफर्स टू द पीपल हु हैव ड्रीम्स। ऑलराइट, ड्रीमी फैंसीज का यहाँ पे मतलब क्या है? द पीपल हु हैव ड्रीम्स।
Now let's move on to stanza number 3. We have alliteration, the repetition of a consonant sound in 2 or more consecutive words. Again, memory, my mother, m sound is repeating. Darling dreamers में हुआ है d sound is repeating over here. Then again we have onomatopoeia, same, patter word, patter, sound of raindrops falling on the shingles of the roof, ये बार बार repeat हुआ है. Now let's talk about this whole scenario of the poem, Rain on the Roof. In this poem he talks about varied reaction, पोइट के जो अलग अलग रिएक्शंस हैं उसकी आवाज़ को सुनने के बाद, उसके घर के ऊपर जो घर की छत के ऊपर जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, जो उसके रिएक्शन हो वेरीड मतलब अलग अलग. He says that raindrops at night are like tears shed by the sad dark night. ये पहले बताया हमें. Then he says he loves to lie in bed and hear rain falling on the roof of his room because it gets back sweet memories of the past. Then he says किसकी याद आती है उसको, क्या बताया था उसने. He says that the sound of raindrops helps him fall asleep and gives him sweet dreams. He has memories of his loving mother who would put them to sleep. यानी कि जो ये बारिश की बूंदों का साउंड है ये उसकी माँ की तरह उसे सुला रहा है. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी. सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो ज़रूर करें भाई, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ.